सूर्यनगर राज्य के एक छोटे से सूरजपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक अनाथ गरीब किसान रहा करता था। एक दिन राघव अपने खेत में उदास बैठा था कि तभी राघव के गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। क्या बात है राघव, तुम इतने उदास क्यों हो? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि जब मैं 10 वर्ष का था तब पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और कुछ समय पहले क्या कहूँ, माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। घर जाता हूँ तो दीवारें काटने को दौड़ती हैं। कभी कभी बहुत अकेला महसूस करता हूँ मुखिया जी। राघव की बात सुनकर मुखिया उदास होते हुए बोला, हाँ, बात तो तुम्हारी सही है राघव। तुम्हें अकेले देखकर मेरा मन बहुत दुखता है, परंतु तुम चिंता मत करो। अब देखो, होने को कौन टाल सकता है और भगवान से कौन जीत सकता है। एक समय आएगा जब भगवान सब कुछ सही कर देंगे, निश्चिंत रहो। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। राघव फिर से मेहनत से खेत में काम में जुट गया। शाम तक राघव थक कर चूर हो चुका था। राघव बोला, हाँ चलो अब घर चलना चाहिए। घर पर सुनी दीवारें मेरा इंतजार कर रही हैं। शरीर में थकान होने लगी है। बाकी का काम कल आकर करूंगा, चलो। इतना बोलकर राघव अपने खेत से जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे घायल सुंदर हिरण पर पड़ी। राघव दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। हिरण बुरी तरह से कराह रहा था। अरे अरे अरे, ये तो बहुत ही सुंदर हिरण है और इसके शरीर से खून निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पर पत्थर से प्रहार किया हो। तभी हिरण इंसानी आवाज में राघव की ओर देखकर बोला, अरे मेरी मदद करो, तुम इस धरती की मिट्टी को मेरे जख्म में लगा दो, मेरे जख्म सही हो जाएंगे। मेरा हाथ नहीं है ना, तो मैं यह कार्य स्वयं नहीं कर सकता और मुझ में उठने की हिम्मत भी नहीं है, बस इतना कर दो। हिरण के मुंह से इंसानी जुबान सुनकर राघव बुरी तरह से घबरा गया। अरे नहीं, मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा, तुम निश्चिंत रहो, बस मेरी मदद कर दो। हिरण की यह बात सुनकर राघव के मन से डर दूर हो गया। राघव ने तुरंत मिट्टी को हिरण के जख्म पर लगा दिया। अगले ही पल वो जख्म रंग बिरंगी किरणों से भर गया और हिरण उठकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? मैं एक विचित्र जंगल का रहने वाला प्राणी हूँ। विचित्र जंगल में रहने वाले प्राणी इंसानों की तरह बात करते हैं। क्या? लेकिन मैंने तो कभी इस जंगल का नाम भी नहीं सुना। ये कहाँ है? क्योंकि ये जंगल इंसानी आंखों से छिपा हुआ है। अब क्या है ना कि मुझे इंसानों को देखने की, उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, इसीलिए मैं छुपता छुपाता अपने जंगल की सीमा से तुम्हारी दुनिया तक आ पहुंचा। मगर मुझे देखते ही कुछ इंसानों ने पत्थर से मुझ पर हमला कर दिया और मैं घायल हो गया। हिरण की आंखों से आंसू बहने लगे। ये बताओ, क्या इंसान ऐसे ही होते हैं? और अब मैं अपने घर का रास्ता भी भटक गया हूँ। मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे 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 रे, रो मत। हर इंसान बुरा नहीं होता। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम भूखे भी हो। चलो शांत हो जाओ, मेरे साथ चलो। चलो चलो चलो। क्या तुम भी मुझे मारोगे? अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, तुम मेहमान हो मेरे। रात के अंधेरे में राघव उस हिरण को अपने घर ले आया। राघव ने कुछ रोटियां उसके सामने रखी। हाँ, ये लो रोटी, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। कुछ तुम खा लो, कुछ मैं खा लेता हूँ। कम से कम हम दोनों की भूख कुछ देर के लिए तो शांत हो जाएगी। खा लो खा लो। हिरण रोटी खाने लगा। कुछ देर बाद उसने राघव से कहा, वाह वाह, तुमने रोटी तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है, बहुत अच्छा बनाते हो। अच्छा दोस्त, तुमने बताया कि तुम रास्ता भटक गए हो, तो अब जंगल कैसे जाओगे? अब पता नहीं मैं अपने जंगल वापस कभी जा भी पाऊंगा या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम आज मेरे घर में रह सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ अकेला रहता हूँ।
मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था। इसी बहाने मुझे एक बात करने वाला दोस्त मिल गया। तुमने मुझे दोस्त कहा? हाँ, मैंने तुम्हें दोस्त कहा। और सुनो, क्या मैं तुम्हें मोती कहकर बुला सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे मोती कहकर बुला सकते हो। उस रात राघव और मोती देर तक बातें करते रहे। अगली सुबह जब राघव खेत पर जाने लगा तो मोती भी उसके पीछे आने लगा। अरे मोती, तुम घर के अंदर ही रहो। याद रखना, अगर कोई इंसान आ गया तो उसके सामने बोलने की कोशिश मत करना। अगर इंसान तुम्हें बोलते देख लेंगे तो डर जाएंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, समझे? समझ गया मित्र, मैं एकदम चुप रहूंगा। इतना कहकर राघव खेत में चला गया। शाम को लौटकर फिर मोती से बातें करने लगा। अब यही उनकी रोज की दिनचर्या बन गई। दिन भर मेहनत, रात को बातें। एक दिन राघव खेत से लौट रहा था कि रास्ते में मुखिया मिल गया। अरे राघव, कुछ समय पहले तो तुम्हारा चेहरा बड़ा मुरझाया रहता था, अब चेहरे पर चमक है, क्या बात है? अब आप ही ने कहा था मुखिया जी, भगवान सब सही कर देगा, तो समझ लीजिए भगवान ने सब कुछ सही कर दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो, ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारे लिए एक और खुशी की बात है। कैसी खुशी की बात? देखो राघव, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह हो जाए। तुम्हारे माता पिता अब इस संसार में नहीं रहे, इसलिए इस गांव का मुखिया होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा विवाह किसी अच्छी लड़की से करा दूं। और लड़की मैंने देख रखी है, मेरी इकलौती पुत्री नीलम। मुखिया की बात सुनकर राघव गहरी सोच में डूब गया। क्या हुआ राघव? अगर तुम्हें मेरी बेटी से विवाह में आपत्ति है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा विवाह किसी और कन्या से करा दूंगा। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा नहीं है। क्या आप मुझे एक रात सोचने का समय दे सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं। आज रात निश्चिंत होकर सोचो, कल सुबह घर आकर जवाब दे देना। राघव वहां से सीधा अपने घर आ गया। घर पहुंचकर वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। घर पर राघव को गहरी सोच में डूबता हुआ देखकर मोती बोला, क्या हुआ राघव, आज तुम इतनी गहरी सोच में क्यों गुम हो? मोती, आज मुझे रास्ते में मुखिया जी मिले थे। वो मेरा विवाह अपनी पुत्री से करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है राघव। विवाह केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ भी होते हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है मोती, लेकिन कभी सोचा है अगर मेरी पत्नी इस घर में आ जाएगी तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी। हो सकता है कि वो तुम्हें बोलता हुआ देखकर डर जाए और तुम्हें स्वीकार ही ना कर पाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मित्र, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी मेरी तुमसे भी अच्छी मित्र बन जाए। अरे तुम्हारी पत्नी और मेरी बहुत अच्छी पटने लग जाएं, ये भी तो संभव है। मोती की बात सुनकर राघव मुस्कुराने लगा। अगले दिन वो मुखिया के घर गया। हाँ तो राघव, फिर तुमने क्या सोचा? मुखिया जी, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ। तो फिर कुछ दिनों में विवाह की तैयारी कर लो। कुछ दिन बाद राघव का विवाह संपन्न हो गया। मुखिया की पुत्री नीलम राघव की पत्नी बनकर उसके घर आ पहुंची। जैसे ही नीलम ने घर में कदम रखा, उसकी नजर सुंदर हिरण पर पड़ी। राघव, जहाँ तक मुझे पता है तुम तो अपने घर पर अकेले रहते थे ना, ये हिरण कब से पाल लिया? और पिताजी ने भी तो कभी नहीं बताया। अरे नीलम, ये केवल हिरण नहीं है, ये मेरा मित्र है मोती। अच्छा, मित्र? नीलम मुस्कुराई और घर के कामों में लग गई। अगले दिन दोपहर को नीलम ने राघव से कहा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। राघव हाथ मुंह धोकर बैठ गया और हमेशा की तरह मोती भी राघव के सामने बैठ गया। नीलम एक थाली में खाना परोस कर लाई। अरे नीलम,
एक थाली नहीं, 2 थाली लाओ। हाँ, लेकिन दूसरी थाली किसके लिए? मुझे अभी भूख नहीं है। मेरे मित्र मोती के लिए, वो भी तो हमारे साथ खाना खाएगा। नीलम मुस्कुराई ही थी कि तभी मोती नीलम की ओर देखकर मासूमियत से बोला, राघव सही कहता है, हम दोनों साथ साथ ही खाना खाते हैं और रात भर बातें करते हैं। लेकिन जब राघव खेत चला जाता है ना, तो मुझे दिन भर अकेला रहना पड़ता है। पर अब तुम आ गई हो तो मेरा समय आराम से कट जाएगा। तुम भी राघव की तरह मुझसे बातें करना। मोती के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर नीलम बुरी तरह डर गई और चिल्लाने लगी, ये क्या है? ये इंसानों की तरह कैसे बोल रहा है? अरे नीलम, डरो नहीं, ये मेरा मित्र है। विचित्र जंगल से आया है और वहां के प्राणी इंसानों की तरह बोलते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? विचित्र जंगल, विचित्र प्राणी, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये बोलने वाला हिरण है और तुम इसे घर में रखे बैठे हो? लेकिन नीलम, मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तक ये घर में रहेगा मैं इस घर में नहीं रह सकती। या तो इसे निकालो या मैं चली जाऊंगी। नीलम, मेरी बात तो सुनो। नहीं, जब तक ये बोलने वाला जानवर इस घर में है मैं नहीं रह सकती। इतना कहकर नीलम गुस्से में घर छोड़कर चली गई। मोती की आंखों में आंसू भर आए। देखा मोती, मैंने कहा था ना, जिस बात का डर था वही हुआ। देखो मित्र, मैं सही कहूं तो तुम्हारी पत्नी सही है। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता। अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं। लेकिन मोती, तुम जाओगे कहाँ? कहीं भी चला जाऊंगा। मैं अपनी वजह से तुम्हारे जीवन में अशांति नहीं लाना चाहता। मोती धीरे धीरे पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ा। मत रोक मित्र, अब मेरा जाना जरूरी है। इधर नीलम अपने मायके पहुंची। उसे देखकर मुखिया चौंक उठा। अरे नीलम, तुम यहां अचानक कैसे? और राघव कहाँ है? चेहरे पर ये डर क्यों है? पिताजी, वो पगला गया है। अपने घर पर एक ऐसे हिरण को रखे हुए है जो इंसानों की तरह बोलता है। मुझे तो वो कोई राक्षस लगता है। ये सुनकर मुखिया बुरी तरह चौंक गया। क्या कहा तुमने? बोलने वाला हिरन? हाँ पिताजी, वही। वो बोलता है, खाता है, हंसता है और राघव उसे अपना मित्र बताता है। हाँ, जिस बात का डर था वही हुआ। राघव इतने दिनों से अकेला रह रहा था। शायद उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर किसी राक्षस ने जानवर का रूप धारण कर लिया है। लेकिन चिंता मत करो नीलम, मैं अभी गांव वालों को एकत्र करता हूं। कुछ ही देर में मुखिया ने सारे गांव वालों को एकत्र कर लिया और सभी को लेकर राघव के घर पहुंच गया। राघव, अरे ओ राघव, बाहर आओ और अपने उस बोलने वाले हिरण को भी लेकर आओ। हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। राघव उस समय मोती से बातें कर रहा था। बाहर खड़े मुखिया की आवाज सुनकर वो घबरा गया। राघव, अब मेरा जाना बहुत जरूरी हो गया है। मेरे बोलने का रहस्य अब सबको पता चल गया है। ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मोती, मत जाओ। शायद हमारी मित्रता का यही अंत है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं इंसानों की दुनिया में आया, मुझ पर पत्थर मारे गए, लेकिन तुम थे। तुमने मेरे जख्म पर मिट्टी लगाई, मुझे खाना खिलाया, मुझे अपना मित्र बनाया। और अब जब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। यही तो सच्ची मित्रता की पहचान है। इतना कहकर मोती पीछे के दरवाजे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद राघव ने दरवाजा खोला। कहाँ है वो बोलने वाला हिरण? बताओ राघव। जब नीलम घर छोड़कर गई थी, मैंने उसे उसी समय घर से निकाल दिया था। वो अब यहाँ नहीं है। सच कह रहे हो ना? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुखिया ने थोड़ी जांच की, फिर गांव वालों को लेकर चला गया। शाम को नीलम लौट आई। राघव खुश रहने का दिखावा करने लगा, लेकिन भीतर से टूटा हुआ था। समय धीरे धीरे बीतने लगा।
1 वर्ष बाद नीलम ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के आने के बाद राघव और नीलम का जीवन बहुत व्यस्त हो गया, मगर राघव अब भी अपने मित्र मोती को बहुत याद करता था। ऐसे ही 5 वर्ष और बीत गए। अब राघव का पुत्र 5 वर्ष का हो चुका था। एक दिन राघव की पत्नी नीलम उससे बोली, राघव, चंद्रनगर राज्य में मेरी दूर की मौसी रहती हैं। क्यों ना कुछ दिन के लिए हम दोनों वहां चलें? इसी बहाने हमारे पुत्र का भी मन बहल जाएगा। हाँ, तुम सही कहती हो, लेकिन चंद्रनगर जाने का रास्ता तो जंगल से जाता है। इसलिए एक काम करते हैं, कल प्रातः काल ही निकलेंगे और शाम होते होते चंद्रनगर पहुंच जाएंगे। नीलम ने सहमति में सिर हिलाया। राघव मुस्कुराया। अगली सुबह तीनों ने सफर शुरू किया। सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। लंबे सफर से बैल थक गए थे। राघव ने बैलगाड़ी एक घने वृक्ष के समीप रोक दी। नीलम, ये बैल चलते चलते बहुत थक चुके हैं। क्यों ना हम इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लें और कुछ खा भी लें, फिर कुछ देर बाद चलेंगे। वह 5 वर्ष का नन्हा बालक पास की झाड़ियों में खेलने लगा। अचानक जंगल में दहाड़ गूंजी, शेर की भयंकर आवाज। नीलम और राघव घबरा उठे। राघव, ये शेर की आवाज है। आसपास कोई शेर है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। शांत रहो नीलम, पहले बच्चे को बुलाते हैं। राघव ने इतना ही कहा था कि तभी झाड़ियों से एक विशाल शेर छलांग लगाकर बाहर आया और उनके बेटे के सामने खड़ा होकर उसे घूरने लगा। राघव, हमारे पुत्र को बचाओ! नीलम की चीख के साथ ही झाड़ियों से एक और आकृति उभरी। वही हिरन, वही मोती। वह बिजली की तरह दौड़ा और शेर पर टूट पड़ा। शेर ने दहाड़ मारकर मोती पर हमला किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। मोती ने बहादुरी से शेर को घायल किया। आखिरकार शेर वहीं गिर पड़ा, मृत। लेकिन मोती खुद बुरी तरह घायल हो गया था। राघव दौड़कर उसके पास पहुंचा। मोती, मेरे दोस्त, मेरे मोती, तुम कहाँ थे? तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने मेरी परिवार के खातिर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो ना राघव। मैंने तुम्हारे घर पर खाना खाया है, तुम्हारा नमक खाया है, तो फिर मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकता था? राघव की आंखों से आंसू झरने लगे। नीलम भी रोती हुई पास आ गई। मुझे क्षमा कर दो मोती। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा और तुमने मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। अपने ऊपर दोष मत दो नीलम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं मोती, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। राघव, मेरे जाने के बाद रोना नहीं, बल्कि मुझे याद रखना कि तुम्हारा एक मित्र था जो एक हिरन था। इतना कहकर मोती की आंखें बंद हो गईं। उसका सिर धीरे से राघव की गोद में झुक गया। मोती ने अपने प्राण त्याग दिए। राघव और नीलम फूट फूट कर रोने लगे। जंगल में सन्नाटा छा गया। मोती अपनी सच्ची मित्रता की मिसाल छोड़ गया। उस दिन के बाद नीलम ने जीवन भर मोती की वफादारी को याद किया और हमेशा पछताती रही। कितना महान था वो, जिसने इंसान होकर नहीं बल्कि एक जानवर होकर भी इंसानियत की असली मिसाल दी।